नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम नीट IIT मेन का चौथा पार्ट लेकर चलेंगे। इसमें हम विमाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में आप विमा क्या होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमा कैसे ज्ञात करते हैं, इसके साथ में विमाओं पर आधारित क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं। विमाओं के अनुप्रयोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा बड़ा होगा, बट विमाओं के बारे में हम संपूर्ण जानकारी कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बीमा से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी हम समझेंगे और इन पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो भी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमने इससे पहले 3 पार्ट देख लिए जिसमें हमने मात्रक, उसमें हमने पहले वीडियो में मूल मात्रक देखे, दूसरी वीडियो में हमने व्युत्पन्न मात्रक देखे और तीसरी वीडियो में हमने पूरक मात्रक तथा लंबाई, समय और द्रव्यमान का मापन देखा था। आज का जो हमारा वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आप अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं विमा डायमेंशंस होती क्या है। तो देखिए, यदि हम किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त करें तो उन पर आने वाली जो घातें होती है उसी को ही हम विमाएँ कहते हैं, डायमेंशंस कहा जाता है। एक दो भौतिक राशियों की जब विमा मैं आपके सामने लिखूंगा, पुट करूंगा, तब आप उन्हें बेटर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, डेफिनेशन क्या है कि किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त करने पर उन पर आने वाली घातें विमा कहलाती है। चलिए मैं डेफिनेशन तो पुट कर देता हूं, फिर हम देखेंगे किस तरीके से भौतिक राशियों की विमा हम फाइंड आउट करते हैं। भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियों के पदों में, मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त करने पर उन पर आने वाली घातें विमाएँ कहलाती है। आने वाली घातें विमाएँ कहलाती है। देखिए, हम भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त करेंगे और फिर उन पर जो भी घातें होती है वो उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। क्लियर? चलिए मैं यहाँ पर एक भौतिक राशि ले लेता हूँ। हमारे पास में जो भौतिक राशि है मैं ले लेता हूँ कार्य। आपके सामने मैंने कार्य ले लिया है, एक भौतिक राशि, और कार्य बराबर हम क्या जानते हैं? बल गुणा विस्थापन जानते हैं। विद्यार्थियों, ये तो हम जानते हैं। अब देखिए, इनको हम मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त करेंगे। बल का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? F बराबर होता है ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो मैं इसको क्या लिख दूं? द्रव्यमान इंटू त्वरण पुट कर दूंगा, एक्सेलरेशन। और देखिए, विस्थापन एक्चुअल में है क्या? लंबाई ही है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, विस्थापन क्या चीज है? विस्थापन का मतलब है दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, तो लंबाई ही तो है। तो विस्थापन लंबाई है, ये मूल भौतिक राशि के पदों में आ गया। बल को हमने द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो ये मूल भौतिक राशि के रूप में आ गया। अब त्वरण को भी मूल भौतिक राशि के पद में लिखना है। त्वरण को भी किसके पद में लिखना है? मूल भौतिक राशि के पद में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग बट्टा समय लिख सकते हैं, वेग बट्टे में समय। तो ये आ गया। समय तो मूल भौतिक राशि आ गई, लेकिन वेग अभी भी मूल भौतिक राशि नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं।
फिर से इसको मूल भौतिक राशि के पदों में लिखने का प्रयास करते हैं। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टे में समय। विस्थापन बट्टे में समय। देखो ये वाला जो समय है इसको तो मैं यहां पर रख देता हूं, और इस वेग के स्थान पर विस्थापन बट्टे में समय, और विस्थापन को हम लिख सकते हैं लंबाई। तो लंबाई बट्टे में समय इसको पुट किया जा सकता है। लंबाई बट्टे में समय इनटू में क्या है? लंबाई। यही है, यही होगा विद्यार्थियों। अब यहां पर आप देखें कि द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की तो घात कितनी है? 1। फिर लंबाई, लंबाई की घात यहां पर कितनी है? 2। फिर है समय, और समय की घात कितनी है? बट्टे में समय है वो है -2। तो द्रव्यमान की घात 1, लंबाई की घात 2 और समय की घात -2। तो इन पर ये जो घातें हैं ना 1, -1, 2 और -2, यही कार्य की विमा कहलाती है। यही क्या है? कार्य की विमा। क्लियर? चलिए कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए विमा को लिखते समय आपको कुछ नियम कायदे ध्यान में रखने हैं। विमाएं सदैव कैपिटल लेटर्स में लिखी जाएगी, बड़े अक्षरों में लिखी जाएगी। देन जो द्रव्यमान है उसको विमा के रूप में व्यक्त करते समय कैपिटल M से पुट करेंगे, लंबाई को कैपिटल L से पुट करेंगे, और इन्हें बड़े ब्रैकेट में ही आपको लिखना है। समय को कैपिटल T से व्यक्त करेंगे, कैपिटल T। ताप को हम थीटा से व्यक्त करेंगे। धारा को, विद्युत धारा है ये, विद्युत धारा को कैपिटल A से पुट करेंगे। पदार्थ की मात्रा मोल से व्यक्त करते हैं। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आ जाएगा MOL, और कैंडेला जो ज्योति की तीव्रता, ज्योति की तीव्रता, उसे हम CD से पुट करते हैं, कैपिटल C और D से। तो इस तरीके से मूल भौतिक राशियों की विमा होती है। MLT, थीटा A, मोल, CD ये होता है। अब देखो यहां पर यदि मैं कार्य की विमा की बात करूं तो कार्य की विमा, कार्य की विमा क्या आएगी? यहां पर हम लिखेंगे एक एक करके। द्रव्यमान की घात कितनी है? 1। द्रव्यमान की घात कितनी है? 1। लंबाई की घात कितनी है? 2। समय की घात कितनी है? -2, क्योंकि ये बट्टे में था समय, तो इसकी घात हो गई -2। तो ये आ गई है कार्य की विमा। यदि आपको कार्य की ये विमा समझ में आ गई है तो मोस्टली भौतिक राशियों की आप विमा निकालना सीख जाएंगे। हम कुछ एग्जाम्पल सरल से हार्ड की ओर चलेंगे, तो आप विमा कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। फिर उसके पश्चात हम जो क्वेश्चंस है एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। चलिए एक बार मैं इन सबको हटाता हूँ और एक टेबल बनाकर आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम मूल भौतिक राशियों की जो विमा है वो पुट कर सकते हैं। एक टेबल मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसमें मैं सबसे पहले कॉलम ले रहे हैं क्रम संख्या। विभिन्न भौतिक राशियों की जब विमा फाइंड आउट करेंगे तो उन्हें मूल भौतिक राशि के पदों में लिखेंगे। दूसरा जो कॉलम है वो है भौतिक राशि का नाम। फिर हम मूल भौतिक राशि के पदों में मूल भौतिक राशि के पदों में मूल भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करेंगे। फिर उसकी विमा पुट कर देंगे, विमा या डायमेंशन हम पुट कर देंगे। क्लियर? चलिए हम एक एक करके सरल से हार्ड की ओर बढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, मूल भौतिक राशियों की विमा हमने आपको बताई दी है। वो यदि आपको समझ में आ जाती है तब व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमा आप आसानी से इजी वे में निकाल पाएंगे। मैं बात करता हूं यहां पर चाल या वेग की विमा। सबसे पहले हमने क्या ले लिया है? चाल या वेग। दोनों की विमाएं सेम ही होगी। देखिए क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। तो ये एक तरीके से आ गई है लंबाई बट्टे में समय, लंबाई बट्टे में
आ गया है समय, लंबाई बट्टे में समय आ चुका है। तो इसको हम क्या लिख दें, m की घात, जो द्रव्यमान है उसकी घात तो कितनी है, यहाँ पर है ही नहीं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान नहीं है, इसका मतलब द्रव्यमान की घात 0 है। फिर लंबाई है तो लंबाई की घात कितनी हो जाएगी 1। समय है तो समय बट्टे में है, तो बट्टे से ऊपर जाते ही तो t की घात कितनी हो गई -1। ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है इसलिए इसकी घात कितनी आई 0। लंबाई यहाँ पर एक ही, इसकी कोई घात मतलब एक घात तो है ही, देन यहाँ पर घात 1 आ गई। समय बट्टे में है, बट्टे से ऊपर जाते ही क्या हो गया, इसकी घात -1 हो गई है। बताओ ये समझ में आ गया। मैं यहाँ पर दूसरी जो भौतिक राशि है वो लेकर चल रहा हूं, क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल बराबर होता लंबाई इंटू लंबाई, लंबाई इंटू लंबाई, देन इसकी विमा क्या आ जाएगी m0 L2 T0। देखना आप, लंबाई इंटू लंबाई, इसका मतलब क्या हो गया, लंबाई का स्क्वायर। तो यहां पर L की कितनी घात आ जाएगी, 2 घात आ जाएगी। क्लियर। फिर आगे बढ़िए, आयतन। तो देखिए आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई। जैसे हम घनाभ के आयतन की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है। तो यहाँ पर लंबाई की घात कितनी आ गई, लंबाई की घात आ गई है 3। देन यहाँ पर m0 L3 T की घात 0, ये इसकी विमा आ गई है। वॉल्यूम की विमा क्या आ गई है L3। कई जगह पर इसको L सीधा L3 से भी पुट कर देते हैं। ये आप ध्यान रखें, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या MLT तीनों लिखना जरूरी है? तो देखो ज़्यादा बेटर यही है कि इस तरीके से लिखें। और कंपटीशन एग्जाम में तो हमें ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, हमें ऑप्शन मिलने वाले हैं, तब यहाँ पर कोई लिखने का तरीका तो है नहीं। फिर भी देख लीजिए, चौथा जो पार्ट है वो क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण। देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण A बराबर होता है वेग बट्टे में समय, वेग बट्टे में समय। एक चीज ये आप ध्यान रखेंगे, इधर वाली राशि की विमा वही होगी जो इधर वाली राशि की विमा होती है। तो वेग की जो विमा है वो क्या है हमारे पास में, m0 L1 T-1। ये विमा अभी अभी हमने देखी है वेग की, ये रही। बट्टे में समय, तो समय की विमा हो गई T1। तो देखो T1 है यहाँ पर प्लस में 1, यहाँ पर माइनस में 1। देन फाइनली इसकी विमा क्या आ जाएगी, m0 L1 T-2, m0 L1 T-2, यहाँ पर इसकी विमा प्राप्त हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बल, फोर्स, F बराबर होता है m इंटू ए, m इंटू ए। m यहाँ पर द्रव्यमान है जिसकी विमा क्या हो गई है m1। a यहाँ पर एक्सेलरेशन है जिसकी विमा क्या हो गई है m0 L1 T-2। देन यहाँ से फाइनली इसकी विमा क्या आ जाएगी, m1 L1 T-2 विमा आ जाएगी। ये इसकी विमा आ गई है, बल की विमा हमें प्राप्त हो गई है। कार्य की विमा अभी हमने आपको बताई है थोड़ी देर पहले ही। फिर भी देख लीजिए, कार्य या ऊर्जा की जो विमा होती है वो क्या होती है। कार्य और ऊर्जा की विमा सेम ही होगी। कार्य बराबर हमने फॉर्मूला देखा है बल गुणा में विस्थापन। बल की जो विमा है वो तो क्या है, अभी अभी हमने लिखी है। देखो विद्यार्थी, इसको तो आप याद ही कर लीजिए क्योंकि बार बार काम में आएगी ये, इसलिए आपको दिमाग में इसको फिट बैठा लेना है। बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2 होती है। तो यहाँ से फॉर्मूला कार्य का क्या है, बल गुणा विस्थापन। तो बल की विमा इंटू विस्थापन की विमा, तो बल की विमा तो क्या है m1 L1 T-2। फिर विस्थापन, तो विस्थापन तो एक प्रकार की लंबाई है, इसकी विमा हो गई है L1। फाइनली जो कार्य की जो विमा है, कार्य या ऊर्जा, उसकी विमा क्या हो जाएगी m1 L2 T-2 हो जाएगी। देखो m की घात 1,
एल की घात 1 यहाँ पर, 1 यहाँ से कितनी हो गई, एल की घात 2, टी की घात -2। तो ये आ गई है कार्य या ऊर्जा की विमा। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। शक्ति, शक्ति की विमा क्या होगी, अगली भौतिक राशि को देखिए। शक्ति पावर, देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे में समय, W/T ये होता है। और इसको हम अब देखिए इसकी विमा क्या होगी, W/T की विमा। तो W की विमा अभी अभी हमने लिखी है m1 L2 T-2 और बट्टे में T, इसकी विमा हो गई है T1। देन फाइनली इसकी विमा क्या आ जाएगी, m1 L2 T-3। देखिए m1 L2 T की घात 1 और ऊपर जाएगी तो T की घात -2 पहले से थी, -3 हो जाएगी, m1 L2 T-3। क्लियर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। घनत्व, डेंसिटी, डी से रो से पुट करते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान बट्टे में आयतन। द्रव्यमान के अकॉर्डिंग विमा क्या हो जाएगी, m1, आयतन की विमा क्या हो गई, L3। तो घनत्व की विमा क्या आ जाएगी, m1, L की घात बट्टे से ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, L-3 और T0, ये इसकी विमा आ चुकी है। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग और आवेग, दोनों की विमाएं सेम ही होगी। देन जो रेखीय संवेग है इसको लीनियर मोमेंटम कहा जाता है, कैपिटल P से इसको पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। देन इसकी विमा क्या आ जाएगी, मैंने आपको द्रव्यमान की विमा पुट करवा दी, वेग की विमा पुट करवा दी, तो आपको संवेग की विमा आ जानी चाहिए। क्लियर, समझ में आ गई है तो आप संवेग की विमा निकाल सकते हैं। संवेग की विमा कमेंट में कीजिए, कमेंट में लिखो, आप देखें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, लिखिए। फिर हम अगली भौतिक राशि लेकर चलते हैं। दाब, प्रेशर। दाब को भी P से ही पुट करते हैं। बल बट्टे में क्षेत्रफल, बल बट्टे में क्षेत्रफल से इसको लिखा जाता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। तो देखिए बल की विमा तो क्या हो जाएगी, m1 L1 T-2। ये मैंने आपको बता दिया है कि बल की विमा तो आप क्लियर कर लीजिए। क्षेत्रफल को अभी मैंने बता दिया है, इसकी विमा क्या होती है, L2। देन दाब की विमा क्या आ जाएगी, इधर फोकस कीजिए, m की घात कितनी आएगी, m की घात 1, L की घात 2 बट्टे में 2 है, ऊपर जाएगी तो -2, प्लस की तो है 1, माइनस की है 2, तो L की घात कितनी रहेगी, -1, T की घात -2। ये आ गई है दाब की विमा। आप कोई से भी भौतिक राशि लीजिए, उसको मूल भौतिक राशियों के पदों में लिखिए, आराम से उसकी विमा लिख सकते हैं। विमा में कोई बड़ी भारी बात नहीं है। विमा मूल भौतिक राशियों पर आने वाली घातें होती है जिन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए थोड़ी सी ये जो भौतिक राशियां अभी तक मैंने ली है ये कक्षा 11 से रिलेटेड है। एक आदि और ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पर दाब के अलावा देखिए और कौन सी भौतिक राशियों की, प्रतिबल, प्रतिबल की विमा भी यही रहेगी, बल बट्टे में क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है। प्रत्यास्थता गुणांक की भी विमा यही होगी। मैं बात करता हूं यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से पुट करते हैं। आई बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का वर्ग। देन यहां से इसकी विमा क्या आ जाएगी, m की घात 1,
L की घात 2, फाइनली इसकी विमा क्या आ गई है m1 L2 T0, ये इसकी विमा आ गई है। जड़त्व आघूर्ण की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की विमा क्या आ गई है m1 L2 T0। क्लियर, ये समझ में आ जाना चाहिए यहां तक। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कक्षा 12 से रिलेटेड भौतिक राशियों को हम लेंगे। कुछ भौतिक राशियां आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, तो उन भौतिक राशियों की विमा लिखना हम आपको सिखाएंगे। फिर हम कि जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगली जो भौतिक राशि है मैं ले लेता हूं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। T बराबर होता है F अपॉन में L, ये फॉर्मूला होता है बल बट्टे में लंबाई। आपको एक एक करके समझ लेना है, ये बल है ये लंबाई है। बल की विमा तो क्या होती है m1 L1 T-2, और लंबाई की विमा क्या हो गई L1। फाइनली इसकी विमा क्या हो जाएगी, L1 से L1 कैंसिल हो गया, m1 L0 T-2 इसकी विमा आ गई है। ये आपको समझ में आ जानी चाहिए, m1 L0 T-2। अब हम कक्षा 12 की कुछ भौतिक राशियां ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है आवेश, इनके फॉर्मूले आपको समझ में आ जाने चाहिए, तब आपकी इनकी विमा भी ये बेटर तरीके से समझ पाएंगे। Q बराबर होता है I इंटू टी। I एक मूल भौतिक राशि है धारा, और T समय मूल भौतिक राशि, देन इसकी विमा क्या आ जाएगी, देखो A1 T1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L0 T1 A1। ये आवेश की विमा आ गई है विद्यार्थियों। किसकी विमा आ गई है, आवेश की। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की विमा की। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम E से पुट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो होता है F बट्टे में Q, F अपॉन Q। तो F यहाँ पर बल है जिसकी विमा होती है m1 L1 T-2। Q यहाँ पर आवेश है जिसकी विमा A1 T1। देन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या आ जाएगी, बोर्ड पर फोकस रखिए। देखो कईयों को लग रहा होगा कि ये पूरी की पूरी क्यों नहीं लिखी, हालांकि m0 L0 ये तो घाते जीरो ही है, वैसे तो ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, बट ये भी कोई गलत नहीं है। A1 T1 एक साथ लिख देते तो भी क्लियर। देन यहां पर क्या जाएगा, m की घात 1, L की घात 1, T की घात देखो -2 यहां पर पड़ी है, ये और ऊपर जाएगी तो -3, T की घात हो गई है -3, A की घात ऊपर जाएगी तो A की घात -1। ये आ गई है विद्युत क्षेत्र की विमा। विद्युत क्षेत्र की विमा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से पुट करते हैं, Q इंटू 2a होता है। 2a दूरी होती है दोनों आवेशों के। देखिए विद्यार्थियों, हो सकता है आपको इन फॉर्मूलों को पहली बार देखा हो, या मात्रक में आपने इनको देखा हो, पहली बार इनको पढ़ रहे हैं, इनकी डेफिनेशन नहीं पता हो, इनका मीनिंग आपको नहीं पता हो, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला आपके पास में हो तो ये आपको निकालना आना चाहिए। फिलहाल हम यही सिखा रहे हैं कि इससे फॉर्मूला आपके पास में है तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें तो हम जैसे जैसे भौतिकी आगे पढ़ेंगे, फिजिक्स को कक्षा 11 में 12 में पढ़ेंगे तो इनको बेटर तरीके से तो हम समझेंगे ही, इनकी डेफिनेशन समझेंगे, वहाँ पर भी मात्रक विमा तो देखनी ही है हमें। चलिए Q इंटू 2a, तो Q यहाँ पर आवेश है और आवेश की विमा क्या होती है A1 T1, 2a यहाँ पर दूरी है जिसकी विमा क्या हो गई L1। देन फाइनली इसकी विमा क्या आ गई है m0 L1 T1 A1, ये इसकी विमा आ गई है विद्यार्थियों। क्लियर। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स,
विद्युत फ्लक्स, इसको हम फाई से पुट करते हैं, E इंटू ए होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? E इंटू ए। देखो इन चीजों को समझ लीजिए, E विद्युत क्षेत्र, A है क्षेत्रफल, A क्या है? क्षेत्रफल। E की विमा अभी अभी हमने लिखी ये वाली, M1 L1 T-3 A-1, ये विद्युत क्षेत्र की विमा है। ये किसकी विमा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की विमा होती है L2, देन फाइनली इसकी विमा क्या आ जाएगी? M1 L3 T-3 A-1, ये आ गई है विद्युत फ्लक्स की विमा। काफी महत्वपूर्ण विमा है विद्यार्थियों, ये विमा आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? अब हम कुछ ऐसी भौतिक राशियों की विमा लेकर चलेंगे, आपको समझाएंगे जो कंपटीशन एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है, वो आपको पता होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको विमा फाइंड आउट करने का तरीका समझाया है अभी तक। अब हम कुछ ऐसी विमा आपको समझाने वाले हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत विभव या विभवांतर का सूत्र, जिसके आधार पर हम उसकी विमा पुट करेंगे। विभवांतर V बराबर होता है W/Q, कार्य बट्टे में आवेश। देन इसकी विमा देखेंगे, कार्य की जो विमा है M1 L2 T-2, आवेश की जो विमा है वो है A1 T1। देन फाइनली इसकी विमा क्या आ जाएगी? M1 L2 T-3 A-1, ये किसकी विमा आ गई है? V की, विभव की विमा आ गई है, विभवांतर की विमा आ गई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता C बराबर होता है Q/V, Q/V। तो यहां पर हम अब विमा की बात करें तो Q की विमा तो क्या हो गई है? A1 T1। V की विमा ये रही M1 L2 T-3 A-1। फाइनली इसकी विमा क्या आ जाएगी? M की घात -1, M ऊपर जाएगा तो इसकी घात कितनी रह जाएगी? -1। L की घात -2। देखो T की घात बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में 3 हो जाएगी, एक यहाँ पर पड़ी है तो T की घात आ गई है 4। एक की घात -1 है, बट्टे से ऊपर जाएगी तो +1 हो जाएगी, एक पहले से ही पड़ी है, एक की घात कितनी आ जाएगी? 2। तो M की घात -1, L की घात -2, T की घात 4, एक की घात 2। तो ये काफी महत्वपूर्ण विमा है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर? मैं जैसे कुछ अन्य राशियां ले लेता हूं यहां पर। पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसकी विमा आप खुद लिखेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व की विमा क्या होगी बताइए? इसका फॉर्मूला होता है आवेश बट्टे में क्षेत्रफल, आवेश बट्टे में क्षेत्रफल। इसकी विमा बता दीजिए, आप ही बताएंगे, ठीक है? अगली भौतिक राशि में लेता हूं, देखिए उष्मा, उष्मा की एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी जो विमा है वो ऊर्जा की विमा या कार्य की विमा के बराबर होगी। इस तरीके से इसकी विमा हम पुट कर सकते हैं। मैं बात करता हूं यहां पर गुप्त उष्मा की। गुप्त उष्मा L बराबर होती है Q/M। उष्मा बट्टे में द्रव्यमान, प्रति एकांक द्रव्यमान को दी जाने वाली उष्मा जिससे उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाए, गुप्त उष्मा कहलाती है। Q/M होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। Q यहाँ पर उष्मा है जिसकी विमा ये रही, M यहाँ पर द्रव्यमान है। देन यहाँ से इसकी विमा क्या आ जाएगी? M1 L2 T-2 अपॉन द्रव्यमान की विमा क्या हो गई है? M1। फाइनली इसकी विमा क्या आ गई है गुप्त उष्मा की? L2 T-2 M0, ये विमा आ गई है विद्यार्थियों। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है, उष्मा की विमा के बराबर गुप्त उष्मा की विमा हम करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। गुप्त उष्मा की विमा क्या है? M0 L2 T-2 इसकी विमा होगी। क्लियर? विशिष्ट उष्मा की बात करता हूं मैं यहां पर।
विशिष्ट उष्मा। देखिए विशिष्ट उष्मा C बराबर होता है 1/m डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T। ये फॉर्मूले होते हैं। ये क्या है, विशिष्ट उष्मा का सूत्र है, फॉर्मूला है। देन यहां से C की विमा क्या आ जाएगी। देखिए विमा लिखने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। एक तरफ की विमा दूसरी तरफ की विमा के बराबर होगी, तो C की विमा वही होगी जो 1/m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T की विमा होगी। तो डेल्टा Q यहाँ पर उष्मा है जिसकी विमा m1 L2 T-2 होगी। m यहाँ पर द्रव्यमान जिसकी विमा हो गई है m1, T यहाँ पर टेम्परेचर, तो इसकी विमा हो गई है θ1। देन C विशिष्ट उष्मा की विमा क्या हो जाएगी, m1 L2, देखो m से m कट जाएगा तो m की घात कितनी आ गई 0, L2 T-2 थीटा की घात -1, ये आ जाएगी। क्लियर, m0 L2 T-2 थीटा -1 इसकी विमा आ जाएगी। कौन कौन सी विमा, ये तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण विमाएं बताई है जो कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनाकर विमा पूछी जाती है। देखिए कई बार तो एक फॉर्मूला हमें दे देते हैं और उस फॉर्मूले की सहायता से हमें विमा पूछ ली जाती है। चलिए मैं आपके सामने रखता हूं कैसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। विद्यार्थियों देखो कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें एक भौतिक राशि दे रखी है आग से, उसकी वैल्यू बता रखी है IF v² WL³ है, जहां I जड़त्वाघूर्ण, F बल, V वेग, W कार्य, L लंबाई, तो अक्ष की विमा क्या होगी। दूसरी तरफ मैंने एक और फॉर्मूला छाप रखा है, उसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि न्यूटन के अनुसार किसी द्रव की परतों के बीच लगने वाला श्यान बल F बराबर माइनस में नीटा A dV/dx होता है, जहां A द्रव की सतह का क्षेत्रफल, dV/dx वेग प्रवणता, नीटा श्यानता गुणांक है, तब नीटा की विमा क्या होगी। इसमें हमें अक्ष की विमा पूछी है, सब राशियों के बारे में बता रखा है कि कौन सी राशि क्या क्या है। I जड़त्वाघूर्ण, F बल, V वेग, W कार्य और L यहाँ पर लंबाई है। देन अक्ष की विमा क्या होगी। चलिए एक एक करके सबकी विमा लिख देते हैं। अक्ष की विमा क्या होगी, देखिए ध्यान देंगे, जड़त्वाघूर्ण द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग होता है। देन इसकी विमा क्या आ जाएगी, L द्रव्यमान, तो m1 दूरी का वर्ग तो L2, ये इसकी विमा आ गई है। किसकी आ गई है, I की, जड़त्वाघूर्ण। F यहां पर क्या है, बल, और बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2। V यहां पर वेग है, वेग की विमा क्या हो जाएगी, L1 T-1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन W कार्य है, कार्य की विमा क्या हो जाएगी, m1 L2 T-2 L³ L यहाँ पर लंबाई है तो इसकी विमा भी L³ ही रह जाएगी। अब देखो इसको काट पीट दीजिए, जो कुछ कट पीट रहा है। m की घात कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान देना, ये तो हमने लिख दिया एक बार। अब मैं m की घात निकाल रहा हूं यहां से, तो m की घात 1 से ये वाली m की घात 1 कट गई, यहाँ वाली m की घात 1 रह गई है। L की घात 2 से ये 2 कट गई है। अब देखो यहाँ पर L की घात कितनी है, इसका स्क्वायर हो गया 2 और 1 ये 3 और ये इन 3 से कट जाएगी, तो L की घात भी सारी कट गई। L की घात यहाँ पर आ गई 0। फिर T की घात ये -2, ये -2 तो माइनस की 4 हो गई, ये इससे कट जाएगी, तो T की घात -1 का स्क्वायर करेंगे तो T की घात -2 आ जाएगी। यही आएगी अक्ष की विमा। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के बराबर होगी। सबकी विमा लिखिए, कैलकुलेट कीजिए, वही अक्ष की विमा आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें यह बता रखा है कि जब कोई द्रव किसी सतह पर बहता है तो उनकी द्रव की परतों के मध्य एक बल काम करता है जिसे हम श्यान बल कहते हैं। श्यान बल का फॉर्मूला होता है F बराबर माइनस में नीटा A dV/dx। नीटा की विमा क्या होगी, तो नीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में F अपॉन में A dV/dx आ जाएगा। ये आएगा नीटा बराबर माइनस में F अपॉन A dV/dx। नीटा की विमा क्या होगी,
नीटा की विमा वही होगी जो बल अपॉन ए, ये इन सब की विमा रख देता हूं मैं। बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2 अपॉन ए, यहां पर क्षेत्रफल है जिसकी विमा हो गई है A2। अब देखो dv/dx, dv यहां पर वेग है, dv यहां पर क्या है, वेग, और वेग की विमा क्या होती है L1 T-1, dx यहां पर लंबाई है तो बट्टे में लंबाई की विमा, तो ये यहां पर आ गया L1। फाइनली देखो तो क्या बच रहा है, नीटा की विमा क्या निकल कर आ रही है, m की घात 1, m तो और कहीं है नहीं, यही है, m की घात 1 आ गई। L2 यहां से देखो 2 घातें, यहां से 2 घात कट गई, L की घात 1 बट्टे से ऊपर जाएगी तो -1, t की घात -2, t की घात -1 है तो t की घात -1 रह जाएगी। ये आ गई है नीटा की विमा। देखिए हमारे नोट्स में बहुत सारी विमाएं ऐसी भी है जो मैंने यहाँ पर नहीं करवाई है, आप खुद उनकी प्रैक्टिस करें, सूत्र देखें, फिर आप उनकी विमा फाइंड आउट करें, इजी वे में उनकी विमा आप निकाल सकते हैं। मैंने सिंपल से हार्ड विमा निकालने के जो फॉर्मूले हैं वो भी बताएं, तरीका भी बता दिया है। एक ही तरीका है विमा निकालने का, एक साइड की विमा बराबर होती दूसरी साइड की विमा के, और दूसरी साइड में जो भी एक से अधिक भौतिक राशियां तो उन सबकी बीमा लिख दीजिए, वही उस भौतिक राशि की बीमा हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे बीमाओं के अनुप्रयोग। तो 3-4 अनुप्रयोग यहां पर हम देखने वाले हैं विद्यार्थियों। अब हम लेकर चलेंगे बीमाओं के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग यहां पर हम देखेंगे विमाओं के अनुप्रयोग, और पहला जो अनुप्रयोग है वो है किसी गुणांक, कोई आप गुणांक लीजिए या नियतांक की विमा ज्ञात करना, गुणांक या नियतांक की विमा ज्ञात करना, की विमा ज्ञात करना। किसी गुणांक नियतांक होता उसकी विमा कैसे ज्ञात करेंगे, मेरी बात सुन लीजिए। हमने ऐसे देख लिए हैं, अभी मैंने आपको एक नीटा का जो विमा बताई है वैसे ही ज्ञात करनी है। आपके पास में कोई ना कोई फॉर्मूला है, उसमें वो नियतांक या गुणांक आ रहा है, आपको क्या करना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है उस गुणांक को, बाकी सभी राशियों को राइट हैंड साइड में रखना है। तो उस गुणांक की विमा क्या होगी, जो राइट हैंड साइड में जो राशियां हैं उन सबकी विमाओं के इक्वल होगी। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं। गुरुत्वीय नियतांक की विमा, सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कैपिटल जी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक, इसकी विमा कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तो F बराबर फॉर्मूला होता है कैपिटल जी m1 m2 बट्टे में r स्क्वायर। कैपिटल जी किसके इक्वल आ जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर बट्टे में m1 m2, ये आ गया। देखो तो जी की विमा क्या होगी, जी की विमा वही होगी जो F इंटू आर स्क्वायर बट्टे में m1 m2 की विमा होगी। अरे यही तो होगी, ठीक है। अब F की विमा, बल आ गया, बल की विमा हमने बता दी है विद्यार्थियों। अब तक आपको ये याद हो जानी चाहिए, दिमाग में फिट बैठा लीजिए, लिख लिख कर इनको याद करो। कुछ विमाएं आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है, आपको आती है, मुझे पता है, आप बल बराबर एम ए लगाकर फॉर्मूले से आप विमा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ विमाएं सीधी ध्यान में रखनी पड़ेगी, ताकि आप जब किसी बड़ी राशि की विमाएं आप निकाल रहे हैं तो इजी वे में जल्दी निकल जाए, आपको जल्दी चाहिए। तो बल की विमा m1 L1 T-2 आर स्क्वेयर, ये तो दूरी है, तो L2, m1 द्रव्यमान है तो m, और ये भी m, तो m का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फाइनली जो g की विमा है वो क्या आ जाएगी आपके पास में, m की घात -1। देखो एक m से तो एक m कट गए, एक m की घात यहाँ पर बट्टे में 1 रह गई, बट्टे से ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। l की घात 1 और 2 कितनी हो गई है, 3, t की घात -2, ये आ गई है हमारे पास में कैपिटल जी गुरुत्वीय नियतांक की विमा। अब हम देख लेते हैं कुछ और नियतांक, यहां पर मैं लेता हूं प्लांक नियतांक। प्लांक
नियतांक, प्लांक नियतांक, जिसे हम कैपिटल H से लिखते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैक्स प्लांक ने ये कहा था E बराबर एच न्यू, कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होता है, जिनकी ऊर्जा E बराबर एच न्यू के इक्वल होती है। ये जो H है वो प्लांक नियतांक होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। H की वीमा, H की वीमा क्या हो जाएगी, यहां से देखिए E बट्टे में न्यू की वीमा, E बट्टे में न्यू की वीमा। E यहां पर ऊर्जा है जिसकी वीमा क्या हो जाएगी m1 l2 t-2। न्यू यहां पर क्या है आवर्ती, आवर्ती होती है चक्कर प्रति सेकंड, तो इसकी वीमा होती है t-1। देखो इसकी वीमा देख लीजिए, t-1 इसकी वीमा होती है चक्कर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, तो बट्टे में चक्रों की संख्या बट्टे में समय आता है, देन इसकी वीमा हो जाएगी t-1। फाइनली H की वीमा क्या आ गई है m1 l2 t-1, यह आ गई है इसकी वीमा। यह आपको समझ में आ जानी चाहिए, यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, हम एक और नियतांक आपके सामने ले लेते हैं। मैं अब ले लेता हूं एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। देखो बोलने का तरीका भी देख लीजिए, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। कक्षा 12 के विद्यार्थी तो इसको समझ पा रहे हैं, बट कक्षा 11 के विद्यार्थी इसको पहली बार देख रहे होंगे। एप्सिलॉन नॉट इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एक फॉर्मूला होता है दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R²। ये फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों। हमें किसकी बीमा चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की बीमा चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, आप बाकी राशियों को दूसरी तरफ ले जाइए, 4 पाई कैपिटल F Q1 Q2 बट्टे में R²। देखिए सबकी बीमा रख देंगे हम, बोर्ड पर फोकस करिए। एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की बीमा वही होगी जो 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बट्टे में R² की बीमा होगी। लेफ्ट हैंड साइड की बीमा और राइट हैंड साइड की बीमा सेम होने वाली है। यदि आप एप्सिलॉन नॉट की बीमा खुद फाइंड आउट कर लेते हैं तो ऐसी कोई बीमा बचेगी ही नहीं जो आपको नहीं आती। आप एक बार इसको बिना देखे निकालो, एप्सिलॉन नॉट की बीमा फॉर्मूला देख लो चाहे तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन F बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और इस फॉर्मूले की सहायता से यदि आप एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाल लोगे ना तो ऐसी अब बाद में कोई बीमा बची नहीं है, सारे निकाल सकते हैं आप। समझ में आ गई बात। चलिए आप निकालना, फिर इससे मिलान करना। चलिए 1/4 पाई कांस्टेंट राशियों की कोई बीमा नहीं होती, ये आप दिमाग में फिट बिठा लेंगे। नियतांकों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी कोई बीमा नहीं होती। तो यहां पर F बच गया है, F की बीमा क्या हो जाएगी m1 l1 t-2। Q1 की बीमा क्या हो जाएगी a1 t1। Q2 की बीमा भी यही सेम ही, क्योंकि दोनों आवेश है। आवेश की बीमा क्या है a1 t1 बट्टे में R²। R की बीमा l स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसकी फाइनली बीमा क्या निकल कर आ रही है, देखिए विद्यार्थियों, m की घात बट्टे से ऊपर जाएगी तो -1, l की घात 1 यहां पर है, 2 यहां पर हो जाएगी तो l की घात -3, t की घात कितनी आ जाएगी, t की घात 2 बट्टे से ऊपर जाएगी तो +2 और -2 है यहां पर। ठीक है, तो ऊपर जाएगी तो -2 है वो +2 यहां पर, क्योंकि t1 की घात का स्क्वायर है तो t की घात कितनी आ गई है 4, 1 की घात 1 का स्क्वायर है तो 1 की घात कितनी आ गई है 2। ये आ गई है एप्सिलॉन नॉट की बीमा m-1 l-3 t4 a2, ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा आ गई है। तो पहला अनुप्रयोग हमने देख लिया नियतांकों की, या कोई गुणांक होता है तो उसकी बीमा कैसे ज्ञात करते हैं। एक तरफ रख लेंगे, बाकी की राशियों को दूसरी तरफ रखकर दोनों तरफ की बीमाएं समान होती है।
और उसी के आधार पर हम कांस्टेंट या जो नियतांक होता है उसकी विमा ज्ञात कर लेंगे। दूसरा अनुप्रयोग हम देखेंगे, विमा का दूसरा जो अनुप्रयोग है वो है किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित करना, कन्वर्ट करना। दूसरा अनुप्रयोग देखिए कि भौतिक राशि का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरण। हमारे पास में एक भौतिक राशि है, उसको हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो में एक एग्जाम्पल बताया था कि जो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 25,000 मीटर, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये तो है N1, ये है U1, ये बराबर होता है N2 U2 के। तो जब पद्धति बदलती है, मापन की पद्धति बदलती है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे रूपांतरित करेंगे, इस अनुप्रयोग पर आधारित भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में नेट IIT में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास में माना हमारे पास में कोई भौतिक राशि है, माना किसी भौतिक राशि की विमा राशि की जो विमा है वो हमारे पास में है m की घात a, l की घात b और t की घात c। ये हमने कंसीडर कर लिया। a b c कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि ये 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 ऐसे ही होगी। क्लियर। चलिए, दो भिन्न पद्धतियों में ये विमाएं क्या हो जाएगी। एक पद्धति के अंदर तो हो जाएगी m1 की घात a, l1 की घात b, t1 की घात c। दूसरी जो पद्धति है उसमें क्या हो जाएगा m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c। ये हमने दो भिन्न पद्धतियों के अंदर इनकी विमाएं लिख दी है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। N1 U1 बराबर क्या होता है N2 U2। तो यहां से देखिए N1 U1 बराबर होता है N2 U2। तो N1 U1 तो कितना है, ये M1 की घात a, L1 की घात b, T1 की घात c, ये बराबर होगा N2 U2 कितना है M2 की घात a, L2 की घात b और T2 की घात c के। सुनते जाइए। जैसे मान लीजिए कि हमें N1 दे रखा हो, N2 पूछा हो, एक पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है कि इस पद्धति के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, देन कैसे फाइंड आउट करेंगे वही हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए तो N2 बराबर क्या आ जाएगा N1 M1 की घात a, L1 की घात b और T1 की घात c बट्टे में M2 की घात a, L2 की घात b और T2 की घात c। देन हमें क्या मिल जाएगा, देखो N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की घात a। देखो यहां से M1 की घात a, M2 की घात b है, तो M1 अपॉन M2 की घात हम लिख सकते हैं a। इसी तरीके से L1 बट्टे में L2 की घात b और T1 अपॉन T2 की घात c पुट कर देंगे। क्लियर। ये समझ में आ जाना चाहिए आपके। ठीक है। अब विद्यार्थियों हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास में MKS पद्धति में बल का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन। अब इसको हम CGS पद्धति में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो 1 न्यूटन कितने CGS पद्धति में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहां पर उदाहरण क्या है हमारे पास में, 1 न्यूटन। देखो न्यूटन का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं। न्यूटन का मतलब है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने डाइन के बराबर होगा, कितने डाइन। तो डाइन का ये है CGS पद्धति में, ये होता है ग्राम
सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कितने डाइन के इक्वल होगा। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं ये पूछा है। इसका मतलब है ये जो पद्धति है ना, इस पद्धति को तो हम कहते हैं MKS पद्धति। ये जो डाइन वाली जो पद्धति है जिसमें ग्राम सेंटीमीटर सेकंड आ रहा है, इसको हम कह रहे हैं CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। क्लियर। चलिए, तो यहां पर N1 का मान तो कितना है, देखो इस फॉर्मूले को हम यूज में लेंगे, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे यहां पर। तो N1 का मान तो यहां पर 1 है क्योंकि 1 न्यूटन है। अब द्रव्यमान की घात कितनी है, किलोग्राम की घात है 1, फिर लंबाई की घात है 1, समय की घात है -2। समय की घात कितनी है, -2। चलिए मैं रख देता हूं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मैं रख रहा हूं इस फॉर्मूले में सीधा ही। N2 बराबर N1 की वैल्यू कितनी है 1, M1 अपॉन M2, M1 अपॉन, चलिए मैं एक बार ऐसे रख देता हूं, M1 अपॉन M2 की घात तो कितनी है 1, क्योंकि यहां पर किलोग्राम की घात 1 है, ग्राम की घात 1 है, इसलिए M1 अपॉन M2 की घात कितनी आ गई, एक लाइन और हो जाएगी, पर M1 अपॉन M2 की घात मैंने कितनी लिख दी है, 1 लिख दी। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, L1 अपॉन L2 की घात कितनी हो जाएगी, वो भी 1, क्योंकि यहां पर मीटर की घात 1 है, यहां पर सेंटीमीटर की घात 1 है। फिर T1 अपॉन T2, C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है यहां पर देखो सेकंड की घात है, ऊपर जाएगा ना तो ये -2 हो जाएगा, इसकी घात है -2। ठीक है। अब M1 M2 इनकी वैल्यू रख देते हैं, रखते ही वैल्यू आ जाएगी, मान आ जाएगा N2 बराबर 1 गुणा में M1 यहां पर क्या है, M1 है किलोग्राम, M2 क्या है ग्राम, इसकी घात है 1। फिर L1 क्या है मीटर में, M2 क्या है, L2 क्या है सेंटीमीटर, इसकी घात 1। T1 सेकंड में, T2 ये भी सेकंड में, इसकी घात -2। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इनकी वैल्यू पुट करनी है कि वो आपस में कट जाए। तो मैं 1 किलोग्राम की जगह क्या लिख दूं, 1000 ग्राम लिख दूं, तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा कैंसिल। 1 मीटर की जगह में क्या लिख दूं 100 सेंटीमीटर, और ये कट गया, इसकी 1 सेकंड बटा सेकंड कितना हो गया 1, और 1 की घात -2 वो भी 1। ठीक है, तो 1 यहां पर ग्राम से ग्राम कट गया, 1000 आ गया, यहां से सेंटीमीटर कट गया, 100 आ गया, तो 10 की घात 3 और 10 की घात 2 कितना आ गया, 10 की घात 5 आ गया। तो N2 बराबर आ गया 10 की घात 5। N2 बराबर कितना आ गया 10 की घात 5। इसका मतलब क्या हुआ है वो समझ लो, एक जो न्यूटन है ये बराबर हो गया है 10 की घात 5 डाइन के, ये मतलब हुआ है। 1 न्यूटन किसके इक्वल आ गया है 10 की घात 5 डाइन के। N1U1 बराबर N2U2, N1U1 बराबर N2U2। मैं सिमिलर टाइप का एक और एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं 1 जूल। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होगा। अब देखो पहले तो आपको जूल को समझना है, ये जूल है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये जो अर्ग है ये होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये है CGS पद्धति में। कौन सी पद्धति में, CGS पद्धति में। ये कौन सी पद्धति में है, MKS पद्धति में है। पद्धतियों का फर्क है। तो MKS से इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके मान में मतलब दोनों में क्या रिलेशन होगा ये हम देख रहे हैं। फॉर्मूला अब की बार देखें, द्रव्यमान की घात तो 1, लंबाई की घात अब की बार 2, समय की घात तो वही है, समय की घात वही है -2, तो फॉर्मूला वही का वही रह गया, 1 के स्थान पर 1 आ गया, द्रव्यमान की घात 1, लंबाई की घात 2, समय की घात -2। चलिए, तो द्रव्यमान यहां पर 1, घात यहां पर आ गई 2 किलोग्राम, इसमें तो किलोग्राम, इसमें ग्राम, इसमें मीटर, इसमें सेंटीमीटर, दोनों में ही इसमें सेकंड, सब कुछ कट जाएगा, ये तो कट गया 1 हो गया। यहां पर क्या आएगा, बस केवल 2 आएगा, 2 आएगा, तो इधर भी इसकी घात कितनी आ गई 2, 10 की घात 3 ये पड़ी है, 10 की घात 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात 4 हो जाएगा, 10 की घात 3 ये, तो 10 की घात कितनी आ गई 7 आ गई। 10 की घात 7 का मतलब क्या हुआ है, 1 जो जूल है वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होगा।
1 जूल किसके बराबर है? 10 की घात 7 अर्ग के बराबर है। ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, एक और अनुप्रयोग इसका देख लेते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो गुरुत्वीय नियतांक है उसको यदि हम CGS पद्धति से MKS पद्धति में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए एक बार सुन लीजिए कि गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G, जिसकी विमा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही फाइंड आउट की है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति ग्राम सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी विमा मतलब मात्रक होता है, ये इसकी वैल्यू है। ये CGS पद्धति में है। ये जो मात्रक आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये कौन सी पद्धति में है? CGS पद्धति में है, CGS पद्धति में। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? MKS पद्धति में कन्वर्ट करना है। MKS पद्धति में कैपिटल G का मात्रक क्या है, G का जो मान है वो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ठीक है, विमा, G की विमा क्या हो जाएगी? इसके मात्रक को देखकर इसकी विमा आप फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए द्रव्यमान यहाँ पर बट्टे में है तो इसकी घात हो जाएगी -1, लंबाई की घात 3 तो L क्यूब, समय बट्टे में है इसकी घात -2, तो ये G की विमा आ गई है। किसकी विमा आ गई है? G की विमा। हमें क्या ज्ञात करना है? N2 बराबर होता है N1, M1 अपॉन M2 की घात होती है A, वही फॉर्मूला लगाना है, L1 अपॉन L2 की घात B और T1 अपॉन T2 की घात C। हम ये जानते हैं कि MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। N2 बराबर N1 की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻8। M1 है इस पद्धति में, इस पद्धति के अंदर जो द्रव्यमान है उसको किस में माप रहे हैं? द्रव्यमान में, ग्राम में। और MKS पद्धति में किस में माप रहे हैं? किलोग्राम में। इसकी घात कितनी है? -1। ठीक है, क्योंकि A का मान कितना है? -1 ही तो है। B का मान कितना है? 3 और C का मान कितना है? -2। चलिए L1 तो ये है सेंटीमीटर, ये है मीटर में, इसकी घात है 3 और ये सेकंड में, ये भी सेकंड में, इसकी घात है -2। देखो तो क्या निकल कर आएगा यहाँ से। बोर्ड पर फोकस रखिए, ध्यान देंगे। इस ग्राम है, किलोग्राम को मैं क्या लिख दूं? 10 की घात 3 ग्राम लिख दूं मैं, 10 की घात 3 ग्राम। इस मीटर को मैं क्या लिख दूं? 100 सेंटीमीटर पुट कर दूं, इसकी घात 3, ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, इसकी घात -2 है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻8। यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात 3 उसकी घात है -1, तो 10 की घात -3 रह गया यहाँ पर, 10 की घात -3। फिर 1 बट्टे में 10 की घात 2 और उसका क्यूब करेंगे तो 10 की घात 6 हो जाएगी। तो यहाँ से 10 की घात -3, 10 की घात प्लस में 6, तो 10 की घात प्लस में 3 रह जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस में 3 हो जाएगी। 6.67 इंटू 10⁻8 पड़ी, ये माइनस की 3 और आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा N2 का मान। तो -3 और आती है, कितनी होगी? 10 की घात -11, तो ये आ गया N2 का मान। तो कैपिटल G का जो मान है MKS पद्धति में हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11। मात्रक इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये था सेकंड अनुप्रयोग, जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम और क्वेश्चंस के वीडियो लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के वीडियो जल्द ही लेकर लौटेंगे। आप हमारे चैनल के साथ में, हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। देखिए इसका अब हम तीसरा अनुप्रयोग देख लेते हैं कि भौतिक समीकरण या कोई सूत्र होता है तो उसकी विमीय विधि से हम जांच करेंगे कि वो समीकरण सही है या नहीं है, वो सूत्र सही है या नहीं है। विमीय विधि के आधार पर हम जांच करेंगे। तो देखिए क्या करना है, किसी समीकरण या सूत्र के अंदर प्रत्येक पद की विमा सेम होती है।
प्रत्येक पद की विमा क्या होगी, सेम। लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के बराबर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर विमेय विधि से। हाँ मैं एक हमारे पास में गति का समीकरण है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसकी हाँ मैं ये भाई सही है कि नहीं है, हालांकि आप जानते होंगे कि ये समीकरण होता है गति का दूसरा समीकरण होता है, पर ये सही है या नहीं है इसकी विमेय विधि से हम जांच करेंगे। तो प्रत्येक पद की विमा आपको निकालनी है। S की विमा निकालेंगे, ut की निकालेंगे, हाफ AT स्क्वायर की विमा निकालेंगे। यदि तीनों पदों की विमा सेम आ जाती है तो हम कह देंगे कि विमेय विधि के आधार पर ये सही है। ठीक है, चलिए S की विमा, S यहां पर दूरी और दूरी की विमा क्या हो जाएगी L1। फिर ut की विमा, u यहां पर वेग है और वेग की विमा क्या हो जाएगी L1t-1। t यहां पर समय जिसकी विमा t1। देखो t यहां पर -1, ये +1, l की घात रह गई 1। देखो u यहां पर वेग है और वेग की विमा ये होती है विद्यार्थियों, अब तक याद हो जानी चाहिए। फिर है हाफ AT स्क्वायर की विमा। देखो 1/2 की कोई विमा नहीं होती, 1/2 की कोई विमा नहीं होती। ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है जिसकी विमा L1t-2। t यहाँ पर समय है जिसकी विमा हो जाएगी t2। देखो t की विमा तो t हो गई, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया। इसकी विमा क्या आ गई है L1। यहाँ पर देखिए इसकी विमा L1, इसकी विमा L1, इसकी विमा भी L1। तीनों पदों की विमाएं समान है, अतः ये जो समीकरण है वो विमेय दृष्टि से सही है, शुद्ध है। ठीक है, बट देखो इससे विमेय विधि से हम एकदम सही है, जो गणितीय आंकड़े हैं उनका हम सही से आकलन नहीं लगा सकते। यदि यहाँ पर 1/3 होता तो भी इसकी विमा तो यही आती, हालांकि समीकरण गलत होता। तो विमेय विधि के आधार पर तो ये सही है। यहाँ पर 1/3 होता तो भी विमेय विधि तो इसको सही बताती, ये इसकी कमी है विद्यार्थियों थोड़ी सी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूँ, F बराबर m²v²/r। इसके सत्यता की जांच करनी है, क्या ये बल का फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो देखो F की विमा, लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा है वो तो क्या होती है m1L1t-2। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं m²v²/r की विमा क्या हो जाएगी। तो m द्रव्यमान की विमा हो गई 2, L1t-1 इसकी घात 2/L1। फाइनली इसकी विमा क्या आ गई है, m की घात कितनी आ गई 2, l की घात कितनी आ गई। देखो यहां पर 2 1 कट जाएगी तो l की घात 1, t की घात -2। तो देखो यहां पर m की घात 2, जबकि यहां पर बल की विमा में क्या आ रही है 1। दोनों तरफ की विमाएं समान नहीं है, अतः ये जो समीकरण है, सूत्र है, वो गलत है। समीकरण सूत्र क्या है, गलत। ठीक है, अब विद्यार्थियों हम विमा का अंतिम अनुप्रयोग यहां पर लेकर चलेंगे। एक अनुप्रयोग और देख लेते हैं। विद्यार्थियों विमाओं का चौथा और अंतिम अनुप्रयोग अब देख लीजिए। हम नए भौतिक संबंध स्थापित करेंगे, नए समीकरण यहां से स्थापित करेंगे। देखिए कैसे स्थापित करेंगे, एक एग्जाम्पल के जरिए हम उसको समझेंगे कि हमें एक राशि की दूसरी राशि पर निर्भरता दी हुई होगी और उनके आधार पर हम जो विमाएं हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड की साइड की विमाओं की तुलना करके नए संबंध, नए समीकरण, सूत्र को स्थापित करेंगे। एक एग्जाम्पल से देखेंगे। हम एक सरल लोलक के आवर्तकाल की निर्भरता लेकर चलेंगे कि वो द्रव्यमान पर, सरल लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, निकालिए, फाइंड आउट कीजिए। तो देखो विद्यार्थियों, पहले सरल लोलक होता क्या है वो समझ लीजिए कि हमारे पास में ये कोई दृढ़ आधार है, छत है, इससे हमने एक बहुत ही कम द्रव्यमान वाली अवितन्य डोरी बांधी है, इससे एक पिंड बांध दिया है। ठीक है, इसका द्रव्यमान है स्मॉल m, इस डोरी की जो लंबाई है वो है l। ठीक है, यदि इसको थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो ये इस तरीके से दोलन गति करेगा। ठीक है,
इसका यहाँ पूरा एक चक्कर लगाने में, जैसे मान लो कि यहाँ से चला तो ये यहाँ से यहाँ तक वापस यहाँ तक आने में लगा जो समय है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। कि पूरा एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है उसको क्या कहा जाएगा? आवर्तकाल। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो हमें बता रखा है जैसे कि इसके द्रव्यमान के समानुपाती है, कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, इसकी लंबाई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। हमें ये नहीं पता कि द्रव्यमान की कितनी घात पर निर्भर करता है। मैंने अक्स कर दिया, अक्स का पता नहीं है। इसके साथ में जो आवर्तकाल है वो लंबाई पर डिपेंड करता है, मैंने इसकी घात y के समानुपाती कर दिया। गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, इसकी घात मैंने z कर दी। तीनों को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो t समानुपाती हो जाएगा m की घात x, l की घात y, g की घात z। m, l, g इनकी घात आ गई है x, y, z। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k। कांस्टेंट क्या आ गया है? k। इस k की कोई विमा नहीं है, k की कोई विमा नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, कांस्टेंट है ये तो। अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा को इक्वल पुट कर देंगे। ये तो हम जानते ही हैं, लेफ्ट हैंड साइड की विमा किसके बराबर होती है? राइट हैंड साइड की विमा के। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर होती है राइट हैंड साइड की विमा। इसी का हम उपयोग करेंगे। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा है वो है आवर्तकाल। इसकी विमा हो जाएगी m0 l0 t1। आवर्तकाल की विमा, आवर्तकाल समय है, समय की विमा क्या हो गई है? t1। के कांस्टेंट, इसकी कोई विमा नहीं होती। द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी? m1, इसकी घात है x। फिर है यहां पर l, यह है लंबाई, और लंबाई की घात, लंबाई की विमा क्या होती है? l, इसकी घात हो जाएगी y। फिर है g, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है? l1t-2, और इसकी विमा हो जाएगी z। इसकी विमा हो गई है z। तो इधर तो m की विमा है 0, l की विमा 0, t की विमा 1। इधर क्या हो जाएगी? m की घात x, l की घात y प्लस z, और t की घात -2z। ये हो गई है। दोनों तरफ से तुलना करने पर, दोनों तरफ से तुलना करने पर, तुलना करने पर, दोनों तरफ से यदि हम तुलना करें, कंपेयर करें, तो देखिए एक तरफ की विमा दूसरी तरफ की विमा के बराबर होगी। दोनों तरफ से हम कंपेयर कर देंगे तो बताइए क्या आ जाएगा? इधर तो m की घात कितनी है? x। इधर कितनी? 0। इधर y प्लस z, इधर कितना? 0। उधर अब माइनस में 2z, इधर 1। तो x का मान आ गया है, z का मान हमारे पास माइनस में 1/2 आ गया है। तो y का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से प्लस में 1/2 आ जाएगा। आपके पास में क्या था फॉर्मूला? t बराबर k, m की घात x, तो ये तो 0 हो गई, l की घात y, y का मान आ गया 1/2, g की घात -1/2। ये आ गया विद्यार्थियों। इसे में हम क्या लिख दें? k l बट्टे में g की घात 1/2। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं k अंडरूड में l अपॉन में g, अंडरूड में l अपॉन में g, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया है आवर्तकाल का एक फॉर्मूला। ठीक है विद्यार्थी, ये समझ में आ जाना चाहिए। इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे। ठीक है, एक और अनुप्रयोग देख लेते, एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। अनुप्रयोग तो लास्ट है, एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों एग्जाम्पल क्या है? विद्यार्थियों हम अंतिम एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये जो एग्जाम्पल है वो सारे के सारे आपको हमारे नेट आईआईटी के नोट्स में मिल जाएंगे, एज इट इज मिल जाएंगे। वहाँ से आप भी समझ सकते हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देखकर समझ सकते हैं। वीडियो में आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो पा रहा है, तो आप एक बार नोट्स को उठाकर देखिए, बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। नोट्स के लिए आपको हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिंक से आप हमारे
ऐप पर पहुंच जाएंगे जहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए, एक वैज्ञानिक हुए हैं स्टोक्स, और स्टोक्स ने ये कहा कि यदि किसी तरल के अंदर कोई वस्तु, कोई पिंड, गोलीय पिंड को यदि हम गति करवाएं तो उस पर एक श्यान बल काम करता है। वो जो श्यान बल होता है वो उस गोले की त्रिज्या पर, उस गोले के वेग पर और उस तरल के शांता गुणांक पर निर्भर करता है। फॉर्मूला नहीं पता, पर यह पता है कि वो जो श्यान बल है वो उस गोले की त्रिज्या पर डिपेंड करता है, वो श्यान बल उसके वेग पर डिपेंड करता है और श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड कर रहा है? आर, नीटा और वीटी पर। इनकी घातें नहीं पता, इसकी घात में मान लेता हूं x, इसकी y, और इसकी घात कितनी मान ली हमने? z, इसकी घात मान ली है। क्लियर? ठीक है, चलिए तो यहां से कंबाइन करके यदि हम लिखें तो क्या लिख देंगे? F समानुपाती हो गया r की घात x, v की घात y, नीटा की घात z। ठीक है, देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा? प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो ये कांस्टेंट अभी हम पुट कर देंगे k, इसका मान हमें पता नहीं है और वो हम विमीय विधि से ज्ञात भी नहीं कर सकते। नीटा की घात z, तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड की वीमा बराबर होगी राइट हैंड साइड की वीमा के। लेफ्ट हैंड साइड की वीमा और राइट हैंड साइड की वीमा समान होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो F की वीमा तो क्या हो गई है? M1 L1 T-2। K की कोई वीमा नहीं होती, K की कोई वीमा नहीं होती। देन यहां से R, लंबाई L की घात हो गई है x, वेग इसकी वीमा L1, T-1 इसकी वीमा हो गई है y, और शांता गुणांक जिसे हम नीटा कह रहे हैं, इसकी वीमा क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? M1 L-1 T-1, ये इसकी वीमा होती है, तो ये आ गया z। अब हम यहाँ से कंपेयर कर लें। m की घात इधर तो कितनी है? चलिए एक पद और बढ़ा लेता हूँ मैं। M1 L1 T-2, इधर तो m की घात कितनी है? z। इधर l की घात कितनी है? x प्लस y माइनस z। इधर t की घात कितनी है? माइनस y माइनस z। देन कंपेयर करो, दोनों तरफ से कंपेयर कर दीजिए इनकी घातों को। m की घात यहाँ z बराबर 1, तो यहाँ पर कितनी आ गई है? x प्लस वाई माइनस z बराबर 1, उधर माइनस वाई माइनस z बराबर -2, तो z का मान 1 रख दीजिए, तो माइनस वाई माइनस 1 बराबर -2। y बराबर कितना आ गया है? 1 कट जाएगा, y बराबर 1 आ गया, z बराबर 1 आ गया। यहां से y बराबर 1, z बराबर 1, तो x बराबर भी कितना आ गया है? 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया शांता गुणांक का? यहां से ये जो फॉर्मूला है F बराबर K R V नीटा, ये हो गया। और देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, विमीय विधि से तो इस K का मान नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका मान 6 पाई होता है। कितना होता है? 6 पाई। तो स्टोक्स नियम के अनुसार किसी तरल में गतिशील है गोले पर लगने वाला शान बल 6 पाई r नीटा वीटी होता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो। थोड़ा सा बड़ा है, आपने बहुत धैर्य बनाकर रखा, हमारे लास्ट तक पहुंच गए हैं आप। अब हम इस वीडियो में हमने वीमा के बारे में संपूर्ण जानकारी ली, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया। आगे हम बात करेंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक पर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें हम पूर्णांकन करना, गुणन और भाग में सार्थक अंक किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो भी हम देखेंगे। न्यूमेरिकल का वीडियो अलग आएगा, ठीक है, जल्दी लौटेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।